मैं शकील अहमद क्लासेज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद में आगे क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। गांधी दास पैक्ट 1924 वो पढ़ेंगे। उसके बाद साइमन कमीशन है, वो आगमन हुआ 27 में, क्या क्या हुआ, इसको बहिष्कार क्यों हुआ ये देखेंगे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या आता है वो भी देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, हालांकि शुरुआत जो है साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद बहुत सारे मांग है जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन वो नहीं होने के वजह से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि दांडी मार्च से शुरू होता है उसको भी देखेंगे। गांधी इरविन समझौता है 1931 में हुआ, वो देखेंगे। गोलमेज सम्मेलन हुआ जो 3 हुआ। जो गोलमेज सम्मेलन जो है वो क्यों हुआ, क्या कारण था, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किया वो भी देखेंगे। पूना समझौता, कम्युनल अवार्ड जिसको बोलते हैं, वो भी देखेंगे, 1932 में हुआ। तो देखते हैं जहाँ तक आज पढ़ पाएंगे विस्तृत रूप से आज देखेंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने गांधी के आगमन से हम लोग पढ़ा 1915 के बाद। उसके बाद देखें कि 3 सत्याग्रह करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग 1919 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम वो भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद एक और देखते हैं काला कानून, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसके कारण विरोध के वजह से, तो वो चीज़ वो भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद भी देखते हैं कि असहयोग आंदोलन पढ़े, खिलाफत आंदोलन और असहयोग। खिलाफत आंदोलन 1919 और आपका असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, शुरू होता है, 22 तक चलता है। लेकिन देखते हैं कि चौरा चौरी कांड जो है 1922 में घटित होता है गोरखपुर में, जिसके वजह से गांधी जी को ये स्थगित करना पड़ता है और उसके बाद वो जेल चले जाते हैं। तो उसके बाद जाने के बाद देखते हैं कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। और स्वराज पार्टी का गठन जो होता है तो क्यों होता है वो भी मैंने बताया। स्वराज पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि वो चुनाव में भाग लेना चाहते थे, लेकिन देखते हैं कि 1920-21 में जो चुनाव होता है प्रांतीय चुनाव, उसमें भाग नहीं लेता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन कर रहे होते हैं। उसके बाद देखते हैं 23 में फिर चुनाव होने वाला होता है, प्रांतीय या कार्यपालिका ये सब का चुनाव होता है, जिसमें ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ये लोग चाहते हैं कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट करें, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है बाकी लोगों के द्वारा। तो ये कांग्रेस के देखते हैं कि सी आर दास जो है वो छोड़ भी देते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा कि सी आर दास जो है वो एक स्वराज पार्टी में का जो गठन करते हैं, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास यानी चित्तरंजन दास जो है वो दोनों गठन करते हैं। लेकिन बाद में देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो 1922 में आपका गया अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें सी आर दास अध्यक्ष होते हैं, तो त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि स्वराज पार्टी 1923 में बनता है। अब स्वराज पार्टी बनने के बाद देखते हैं, देखिए थोड़ा सा कहानी की तरह थोड़ा मैं लेके आता हूँ इसका पृष्ठभूमि, उसके बाद चलेंगे तो एक लिंक करके आएगा, पता चलेगा। देखिए 1923 में जो है स्वराज पार्टी बनती है। उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस में भी एक फिर विभाजन न हो, इसके लिए देखते हैं कि मौलाना आज़ाद साहब 1923 में ही देखते हैं कि एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में बुलाते हैं और उसमें यह भी माना जाता है कि ठीक है आप चुनाव लड़िए, लेकिन ध्यान रहे कि हम संवैधानिक तरीके से आप तो जा रहे हैं ठीक है, लेकिन हम बाहर भी हम काम करेंगे, देखेंगे और आपको कांग्रेस के साथ में ही चलना पड़ेगा और मिल करके काम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि देखिए गांधी जी का 1924 में फिर रिहाई हो जाता है, लगभग जनवरी के आसपास उनका रिहाई होता है। उसके बाद देखते हैं कि जब रिहाई होता है तो इन्होंने गांधी दास, देखिए ये गांधी दास पैक्ट एक्ट क्या है उसको आज देखेंगे। देखिए रिहाई होने के बाद देखते हैं ये नवंबर में बनाया गया था, नवंबर 1924 में, और इसमें कौन कौन लोग थे वो क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गांधीदास पैक्ट में क्या है, विशेष क्या है, इसमें कौन कौन से लोग थे। देखिए एक तो गांधी जी थे और नेहरू थे और एक और सी आर दास थे, सी आर दास, ये तीनों ने मिलकर एक वक्तव्य जारी किया कि ठीक है, संयुक्त वक्तव्य जारी किया कि ठीक है 1923 के बाद में जो है आपको विधानसभा के भीतर जो स्वराज पार्टी चाहता था कि हम चुनाव लड़ें। स्वराज पार्टी कौन थे, तो नेहरू और सी आर दास ने इसको बनाया था।
तो चाहते हैं तो गांधी इसमें संयुक्त वक्तव्य आता है कि ठीक है, विधानसभा चुनाव जो है उसको भीतर जो है वो स्वराज पार्टी को कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ने दिया जाता है, ये अधिकार दे दिया जाता है। इसी के बाद देखते हैं कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको 1924 में बेलगांव का अधिवेशन होता है। बेलगांव में अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें देखते हैं कि गांधी जी ने पहली बार बेलगांव में इसकी अध्यक्षता किया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये अध्यक्ष कौन था? तो गांधी जी। देखिए, आपको अध्यक्ष भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक कहानी की तरह अगर पढ़ेंगे और एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड में वो फिट हो जाएगी। चलिए, मेरी कोशिश यही है, ठीक है। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वही रिहाई होने के बाद ही देखते हैं कि वो चौरा चौरी कांड के बाद में जेल में चले जाते हैं। बाद में देखते हैं कि 1924 में रिहाई होता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनको बेलगांव में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी, ठीक है। ये यहाँ पर होता है। देखिए, अब जेल से रिहा होने के बाद ये सब होती है, ठीक है। और 1923-24 में ही एक नगर पालिका का भी चुनाव होता है, तो उस चुनाव और स्थानीय चुनाव भी होता है, जिसमें देखते हैं कि कांग्रेस का विशेष सफलता मिलती है। मुख्य रूप से हम बात करें तो स्वराज पार्टी को ही विशेष सफलता मिलती है, क्योंकि स्वराज पार्टी कांग्रेस के नाम पे चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस के अंदर शामिल होकर के लड़ रही थी, तो ये होती है। इसके बाद देखते हैं कि 1925 में CR दास साहब का मृत्यु हो जाता है। CR दास यानी चित्तरंजन दास का जो है वो मृत्यु हो जाती है। और CR दास किसका गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सुभाष चंद्र के गुरु थे, कौन? CR दास। तो 1925 में मृत्यु हो जाती है। तो अभी जो गांधी दास पैक्ट में सिर्फ यही है, नवंबर 1924 में। देखिए, आपको ये पूछा जा सकता है सीक्वेंस मिलाने के लिए कि कब कब हुआ था, तो इसलिए गांधीदास पैक्ट हो या फिर साइमन कमीशन हो, नेहरू रिपोर्ट हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गांधी इरविन समझौता है या पूना समझौता है, गोलमेज सम्मेलन, ये तो ईयर तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी कोशिश है कि एक लिंक करके मैं बताऊँ जो कि आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगी, एक पता चल जाएगा कि हाँ ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ। क्योंकि आपको इतना डिटेल में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा जान जाएंगे तो हमें लगता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। चलिए, गांधी दास पैक्ट में सिर्फ इतना ही है। आगे देखते हैं साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन को ऐसे समझिए कि साइमन कमीशन का जो है वो आगमन जो हुआ वो क्यों हुआ, साइमन कमीशन क्या था उसको भी समझते हैं। देखिए 1919 में एक भारत शासन अधिनियम जो 1919 में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, बाद में देखते हैं कि 1921 में इस लागू होता है। तो उस ड्राफ्ट में ये था कि 1909 में जो अधिनियम बनी थी, भारत शासन अधिनियम 1909 में जो बनी थी, जिसमें देखते हैं कि पहली बार एक आपको कम्युनल, एक कह सकते हैं कि इसमें धार्मिक तरह से एक निर्वाचन आयोग अलग जो है वो बनी थी। एक क्षेत्र देखते हैं कि निर्वाचन व्यवस्था हुई थी, एक पृथक अलग जो निर्वाचन व्यवस्था। तो हालांकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग का ये था कि हमारे क्षेत्र जो हमें अलग से भी कुछ निर्वाचन व्यवस्था किया जाए, मतलब पृथक अलग हमें किया जाए एक धर्म विशेष के आधार पे। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि साइमन कमीशन जो है आता है आपको 1927 में भारत का आगमन होता है। तो देखिए साइमन कमीशन क्या है, एक तरह से एक वहाँ का नियुक्ति होती है कुछ व्यक्तियों की कि जा कर के आप जाइए और भारत शासन अधिनियम 1919 जो है तो इसका 10 साल के बाद यानी 1929 में इसका फिर रिव्यू होने वाला था। रिव्यू मतलब आपका इसका फिर जांच पड़ताल होना है, कुछ सुधार अगर पॉसिबल है तो सुधार करना है, ये था। लेकिन 1929 में था, लेकिन देखते हैं कि 1927 में ही वहाँ से गठित हो जाती है, नियुक्ति जो हो जाती है। इसमें 7 व्यक्ति होती है, 7 अश्वेत होते हैं जो कि भारत का इसमें एक भी सदस्य नहीं होता है। तो विरोध करने के कारण भी यही था कि भारतीय लोगों को स्वशासन और अधिकार देने के लिए आप एक आयोग बना रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं और उसमें भारत के लोग ही शामिल नहीं हैं, तो ये कैसे जस्टिफाई होगा। तो ये भी एक विशेष कारण है। चलिए तो 1927 में गठन होता है, हालांकि 1928 में आगमन होता है भारत में। देखिए उस समय एक बात तो समझिए कि देखिए बहिष्कार जो होता है वो 1928 में तो बाद में आता है, लेकिन पहले 1927 का देखते हैं। देखिए 27 में
वहाँ एक नियुक्ति हो जाती है आने के लिए और जांच पड़ताल करने के लिए। उसी समय देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1927 में ही एक अधिवेशन होता है, ठीक है। ये होता है मद्रास में होता है और एम.ए. अंसारी साहब करते हैं, अंसारी साहब अध्यक्षता करते हैं। तो इस 1927 अधिवेशन में ये तय किया जाता है कि हम साइमन कमीशन का पुरजोर बहिष्कार करेंगे। इसको बहिष्कार कैसे करेंगे? तो हम आंदोलन करेंगे, जगह जगह पे सभाएं करेंगे, विरोध करेंगे, जो भी करना है विरोध हम उस तरह से हम करेंगे, सभा करके जुलूस निकाल के जैसे कर रहा हूँ हम विरोध करेंगे, मास स्केल पे करेंगे। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1927 में जो मद्रास में होती है, एम.ए. अंसारी साहब, एक यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। आप लिंक करके देखिए, एक समझने की कोशिश कीजिए कारण क्या हुआ। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए था, इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि बम्बई में पहुंचता कब है साइमन कमीशन। तो देखिए ये फरवरी में पहुंचता है, लगभग 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पहुंचता है साइमन कमीशन। तो बम्बई में साइमन कमीशन पहुंचता है तो उस समय देखते हैं कि जो युवा नेता खास करके हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये लोग जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं विरोध करने में। तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस का एक दमन भी होता है, यानी कि पुलिस लोग आकर के और नेहरू या उसके साथ में जो भी लोग लड़ रहे थे यानी विरोध कर रहे थे तो उस पर काफ़ी इनको पिटाई भी होती है। तो देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस महत्वपूर्ण एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू यहीं से एक उभरते हैं। इनको नाम जो इससे पीछे हम देखते हैं कि बहुत कम उनका नाम आता है, लेकिन यहाँ से वो राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रवादी स्तर पर उभरने का मौका मिलता है, यहाँ से उभरते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी में देखते हैं कि इसी जो पुलिस का जो दमन होता है, इसी में हम देखते हैं कि अपना एक लाला लाजपत राय जो कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक गरम दल का नेता थे, तो इनका जो है लाहौर में एक जख्मी हो जाते हैं, यानी कि लाठीचार्ज में पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय, ठीक है, ये साइमन कमीशन के विरोध में ही एक आंदोलन कर रहे थे, जुलूस ये कर रहे थे और धरना दे रहे थे। उसमें लाठी चार्ज में जो है पुलिस का दमन काफ़ी होता है कि जिसमें इनको जख्मी बुरी तरह से हो जाते हैं और बाद में इनकी इंतकाल हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है जो कि मृत्यु कब होती है, तो 17 नवंबर 1928 को इनका मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आपको साइमन कमीशन का बस यही समझिए कि किसके लिए आया था। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के विरोध के लिए, उसी के सिफारिश के लिए या उसी को और बेहतर बनाने के लिए, रिकमेंडेशन जो भी है वो उन सब चीज़ों के लिए आया था। तो ये चीज़ यहाँ पर विरोध क्यों हुआ, तो विरोध इसलिए भी हुआ कि इसमें एक तो 2 साल पहले आ गया और दूसरी बात है कि आया भी तो भारतीय लोगों को इसमें शामिल नहीं किया, जो कि भारतीय लोगों के ही शासन में वृद्धि के लिए और शक्ति देने के लिए प्रांतीय सरकार को देखें कि प्रांतीय द्वैत शासन लाया गया था 1919 में और प्रांतीय शक्ति को और शक्ति दिया गया था, शक्ति को थोड़ा बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसको श्वेत लोग आते हैं, भारतीय लोग को शामिल नहीं करते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि विरोध करने के बाद देखते हैं कि हमारा लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है, तो इससे और जो गतिरोध बढ़ गया था। चलिए अब इसको बात को बस इतना ही समझिए। चलिए अब देखिए नेहरू रिपोर्ट का समझिए, नेहरू रिपोर्ट क्यों आया। नेहरू रिपोर्ट के ही इससे लिंक हम ऐसे करेंगे और इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए नेहरू रिपोर्ट को ऐसे समझेंगे, देखिए जब साइमन कमीशन आया, विरोध हुआ, तो देखिए नेहरू रिपोर्ट, देखिए वहाँ सचिव एक थे, जो कि सचिव जो पद जो है वो 1858 में जो आपका ब्रिटिश शासन अधिनियम जो आया तो उससे आपको उभर कर आया सचिव का पद। तो सचिव लॉर्ड बिरकनहेड सचिव जो थे, ठीक है, सचिव आपको नहीं पूछेगा वो, लेकिन लिख लीजिए लॉर्ड बिरकनहेड, ठीक है, ये सचिव थे। तो ये सचिव इन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप भारतीय नेताओं को बोले कि ठीक है आप एक ऐसा एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, यानी संविधान बनाने के एक मसौदा ऐसा तैयार कीजिए जो आपके सभी दल, उस समय हमने देखा कि मुस्लिम दल है या फिर आपको बहुत सारे जो दल थे, मुस्लिम दल हो गए या इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया
या उसके बाद देखते हैं कि कुछ और था, वो आपको हिंदू महासभा हो गया, और भी छोटे मोटे जितना भी, या फिर आपको भारतीय रजवाड़े थे, उन लोग का भी एक देखते हैं गोलमेज सम्मेलन में भारतीय रजवाड़े भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्योंकि उस समय तो सब अलग अलग होते हैं, तो सबको कहा गया कि एक ऐसा आप संविधान मसौदा तैयार कीजिए जो कि सभी आपके जितने भी दल है भारत में, उस सभी दल को मान्य हो। तो इस मान्य हो, तो इसमें देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखते हैं कि नेहरू साहब, मोतीलाल नेहरू जो थे, वो इनको बहुत चैलेंज की तरह लेते हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी चैलेंज की तरह लेती है और इसको मसौदा तैयार करने में जुट जाता है जो सभी दल का ये हो। तो नेहरू दल में देखते हैं कि किसको, नेहरू रिपोर्ट जो है वो तैयार होता है, मसौदा सब यही समझिए कि एक साइमन कमीशन जो एक तैयार कर रहा था कि हम ड्राफ्ट ऐसा तैयार कर रहे हैं जो कि आपके लिए हम लागू करेंगे कुछ, तो उसी के साइमल्टेनियसली ये सचिव जो है वो बोलता है कि एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कीजिए जो सभी दल का मान्य हो, आप ही दे दीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट एक तैयार होता है। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता कौन करता है, तो मोतीलाल नेहरू। देखिए ये कब होता है, तो उसको भी देखिए, ये 1928 में अगस्त में होता है, ठीक है, 1928 में अगस्त में होता है, ठीक है। तो ये मोतीलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। वो ड्राफ्ट में क्या क्या, देखिए इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें सदस्य कौन था। तो देखिए सदस्य, देखिए सुभाष चंद्र बोस जो कि उस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस हो गया, अली इमाम साहब हो गए, ये 2-3 लोग थे जो महत्वपूर्ण उस समय भूमिका अदा किए थे एक सदस्य के रूप में। MS एनी हो गए, मंगल सिंह हो गए, ये सब कुछ लोग थे जो कि सदस्य थे। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उसके बाद कुछ सदस्य थे। देखिए अब इसमें क्या ड्राफ्ट तैयार किया गया वो समझ लीजिए। देखिए तो इसमें क्या था कि भारत को औपनिवेशिक जो है ना, औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करने के, यानी कि दर्जा देने की मांग किया गया कि भारत को है ना औपनिवेशिक आप स्वराज्य के दर्जा दीजिए। ये आपको उसमें फर्स्ट जो आया गया। दूसरा ये कि जो अलग पृथक निर्वाचन व्यवस्था है उसको मतलब हटा दीजिए, यानी विरोध कर रहे थे। 1909 में हम देखें कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था जैसा कि मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था, तो वो जो है वो सब चाहते थे कि हटा दीजिए, अब धर्म के आधार पर, ये सब के आधार पर आप पृथक निर्वाचन व्यवस्था मत लाइए, उसको हटा दीजिए। इसके साथ साथ और भी था कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग किया गया। संयुक्त निर्वाचन पद्धति में ये था कि सबको चुनाव, वयस्क चुनाव जो है, सबको चुनाव में भाग लेने की इजाज़त दीजिए, ये भी आपको आया गया। वयस्क चुनाव के आधार पर चुनाव की व्यवस्था किया गया, एक मांग वो भी थी। दूसरा और भी था कि भाषाई आधार पर प्रांतों का जो है ना वो भी गठन कीजिए, भाषा के आधार पर। जैसा कि हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनता है। तो ये नेहरू रिपोर्ट में आया कि ठीक है, आप भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन की मांग किया गया है। इसके साथ साथ देखते हैं कि 19 मौलिक अधिकार भी इसमें मांगा कि हमें ये मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो कि अभी देखते हैं कि संविधान में है। तो मौलिक अधिकार को भी नेहरू रिपोर्ट में शामिल किया गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग किया गया, क्योंकि प्रांतीय सरकार जैसे कि राज्य सरकार हुआ प्रांतीय और केंद्र सरकार हुआ तो सेंटर में है, तो ये दोनों में जो है उत्तरदायी सरकार मतलब रिस्पॉन्सिबल सरकार के जो है डिमांड किया गया कि एक अच्छी सरकार हो। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ये था कि गवर्नर का जो है पद होता है गवर्नर का, यानी कि तो उसमें कहा गया कि उसको केवल संवैधानिक अधिकार दीजिए, उसको शक्ति ज़्यादा मत दीजिए, जो शक्ति है उसको हटा दीजिए, ये नेहरू रिपोर्ट में कहा गया। तो जैसा कि अभी देखते हैं कि राष्ट्रपति हैं तो केवल संवैधानिक अधिकार है उनको, वास्तविकता अधिकार तो प्रधानमंत्री के पास है। तो वैसे ही ये कहा गया कि आप जो है गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का जो है वो स्तर का दिया जाए, उसको विशेष अधिकार नहीं दिया जाए, शक्ति नहीं दिया जाए। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि साइमन कमीशन जो है सभी के विरोध में जो निर्णय, साइमन कमीशन जो है, अब देखिए साइमन कमीशन का विरोध भी करने का कारण यही सब था कि ये जो डिमांड इन्होंने रखा, साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट, हालांकि बाद में रिपोर्ट आती है, लेकिन वो लोग इस सारे जो डिमांड इन्होंने रखा इसके विरोध में वो थे। तो इससे भी समझ लीजिए कि साइमन कमीशन और नेहरू का रिपोर्ट यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी लोग दल सहमति से तैयार हुए थे तो उन दोनों में बिल्कुल विपरीत था, अलग था। तो ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए इस बात को ये समझिए, एक चीज़ और समझिए कि कोलकाता का अधिवेशन भी उस समय आपको
28 में होता है, कोलकाता अधिवेशन होता है 28 में, उसको भी थोड़ा मिटा के मैं आता हूँ। चलिए देखिए, उसी समय जो है 1928 में कलकत्ता का इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन होता है, जो दिसंबर 1928 में। देखिए मैक्सिमम जितना भी अधिवेशन होता है सब दिसंबर में ही होता है, ठंड के मौसम कह सकते हैं। देखिए उसका अध्यक्षता कौन करता है, मोतीलाल नेहरू। तो इस अधिवेशन में जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था उसको सर्वसम्मति से पास किया जाता है। लेकिन इसमें भी देखिए बहुत सारे लोग कुछ और चाहते थे, जैसे कि देखिए डोमिनियन स्टेट्स का जो हम कहें कि औपनिवेशिक जो स्वशासन का मांग रखा गया था, तो और कुछ लोग पूरी स्वतंत्रता का ही मांग रख रहे थे, तो बहुत सारे ये था। लेकिन ये गांधी जी का ये मानना था कि अभी एकाएक मत इसको ठुकराइए, डोमिनियन स्टेट जो हमने रखा है, जो आप लोगों ने पास किया है, ये बहुत मुश्किल से सभी दल पास किया है, तो इसको थोड़ा और मोहलत दे दिया जाए। क्योंकि 1-2 साल मोहलत दे दिया जाए, 2 साल ब्रिटिश सरकार को, कि 2 साल के अंदर में आप हमें ये चीज़ स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन जो युवा नेता थे उन लोगों का मानना था कि नहीं 2 साल हमने, विशेष करके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग थे कि नहीं हम 2 साल बहुत नहीं देंगे, कम से कम 1 साल देंगे, 1 साल मौका हम देंगे। अगर 1 साल में नहीं करता है तो हम लोग एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो एक देखिए लिंक ऐसे कीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नेहरू रिपोर्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो मांग थी, 15 सूत्रीय जो मांगे थी, वो मांग का पूरा अगर नहीं कर पाएंगे, ब्रिटिश जो आपका वायसराय और सचिव जो है उसको 1 साल का टाइम भी दिया। देखिए 1928 में तो 29 में 1 साल टाइम देते हैं, तभी देखते हैं कि 19 यानी कि दिसंबर है, तो 1929 यानी कि 1929 दिसंबर तक 1 साल टाइम देता है। तभी हम देखते हैं कि 30 में जनवरी और मार्च में देखते हैं कि इसका दांडी मार्च शुरू होता है, जब मांग पूरा नहीं होता है। तो लिंक ऐसे करिए, नेहरू रिपोर्ट का मांग जो है वो नहीं फुलफिल कर पाता है तो 1 साल का टाइम भी देता है, 1 साल के बाद भी नहीं कर पाता है, तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है ये कलकत्ता का अधिवेशन से ही निकल के आता है। कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, वहीं से इसका तार जुड़ा हुआ होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए इसी बीच देखते हैं, एक चीज़ और समझते हैं कि केंद्रीय विधानसभा में जो है बम जो है वो गिराए थे। वो कौन गिराए थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो ये इसलिए गिराए थे, हालांकि किसी को हताहत नहीं हुआ और हताहत करना भी नहीं चाहते थे, खाली बेंच के ऊपर गिराए थे, सिर्फ इसलिए कि आप कान मत बहरा मत हो जाइए, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि बाद में फिर गांधी इरविन समझौता के कुछ दिन बाद ही देखते हैं कि फांसी दे दिया जाता है। गांधी जी उस समय समझौता जो किए उसके बाद देखते हैं कि फांसी दे दिया जाता है। समझौता कुछ और विषय पे था, लेकिन वो फांसी को नहीं टाल पाते हैं गांधी जी भी। चलिए उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद देखते हैं जब इसने ऐसा घोषणा कर दिए कि 1 साल तक, तो यहाँ पर देखिए अब गांधी इरविन जो है ना उसका भी एक घोषणा आता है, सॉरी लॉर्ड इरविन का। देखिए लॉर्ड इरविन घोषणा एक लेके आते हैं, घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र क्या है, वो सिर्फ पढ़ के सुनाते हैं, यानी ब्रिटिश जो सरकार था तो वहाँ से एक पत्र आता है जिसको पढ़ के सुनाते हैं लॉर्ड इरविन। ठीक है, ये कब होता है, तो 31 अक्टूबर 1900, ठीक है 1929 को होता है। देखिए समझिए, ऐसा समझना पड़ेगा, 1 साल हुआ, 1 साल टाइम दिया, 1 साल के अंदर यानी दिसंबर से 2 महीना पहले ये भी अपना एक घोषणा करते हैं कि लॉर्ड इरविन जो है घोषणा करते हैं। इसमें ये कहते हैं कि साइमन रिपोर्ट को जो आने दीजिए, उसको हम देखते हैं, और उसके साथ साथ साइमन रिपोर्ट में जो भी कुछ और सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम गोलमेज सम्मेलन के एक ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें 2-3 होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन होता है जो लंदन में होता है, उसमें भी बात उठाने को आपको मौका देंगे। तो ये और टाइम लेते हैं कि हम बाद में जो है, अभी डेट ये भी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ ये बता पा रहे हैं कि साइमन रिपोर्ट को हम लागू भी करेंगे, और उसके साथ साथ जो सुधार की गुंजाइश होती है, जो अच्छा करने की, वो गोलमेज सम्मेलन में भी हम आगे बढ़ेंगे, उसमें जाएंगे। तो इसी के थोड़े दिन बाद, देखिए ऐसे समझिए, इसी के थोड़े दिन बाद जो है आपको लगभग 1-8 महीना के बाद जो है नवंबर में ये कि दिल्ली घोषणा आता है, दिल्ली घोषणा पत्र।
दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए दिल्ली दरबार था, देखिए आप मॉडर्न हिस्ट्री मेरा पूरा अगर लिंक वीडियो अगर देखेंगे तो हम सब एक दूसरे से लिंक करके आ रहे हैं। जैसे दिल्ली दरबार था, दिल्ली दरबार 3 हुआ था, जिससे कि लास्ट जो हुआ 1911 में हुआ। वो किस लिए, तो हमने देखा कि बंग भंग आंदोलन जो चली थी उसके बाद देखते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसको भी वापस ले लिया जाता था, लेकिन कुछ और उसमें अलग कर दिया गया था। वो सब आप वीडियो में देख लीजिएगा। दिल्ली घोषणा पत्र देखिए ये आपको नवंबर में होता है 1929 में, लगभग 1 महीना बाद। तो ये 2 नवंबर को होता है। ये किसके, देखिए डेट इतना याद नहीं रखना है, लेकिन ईयर जो है वो जरूर याद रखना है, ठीक है, किस साल में हुआ था। तो देखिए दिल्ली घोषणा पत्र में क्या था, भारतीय जो नेता थे उन लोगों के द्वारा एक मीटिंग हुई थी, सभा हुई थी, और इसमें ये कहा गया कि डोमिनियन स्टेट्स, जो मैंने कहा कि जो आपका स्टेट्स है यानी औपनिवेशिक जो है, औपनिवेशिक स्वराज्य है उसको दिया जाए, मतलब मांग किया जाए, उसको जारी रखा जाए। तो डोमिनियन स्टेट्स जो है वो दिए जाने के ये लोग फेवर में थे कि हम लोग को मिलना चाहिए भारत को, ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से बस यही समझिए, आपको कलकत्ता का अधिवेशन में सिर्फ ये नेहरू रिपोर्ट से लिंक करके मैंने ये बताया। आगे जाकर के लॉर्ड इरविन जो घोषणा पत्र करते हैं, लॉर्ड इरविन वायसराय जो हैं, आगे देखते हैं कि दिल्ली घोषणा पत्र। अब देखिए इससे हम आगे बढ़ेंगे अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, ठीक है। चलिए देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी हमने देखा कि 1928 में हुआ कलकत्ता का अधिवेशन, ठीक है, 1928 में। अब उसके बाद देखते हैं कि अभी ठीक है दिल्ली घोषणा पत्र हुआ नवंबर में, इसके 1 महीना बाद फिर देखते हैं कि दिसंबर में एवरी ईयर्स होता है अधिवेशन। तो दिसंबर में एक और अधिवेशन होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए एक लाहौर अधिवेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, ये होता है आपको 1929 में, ठीक है, दिसंबर में ही होता है। तो देखिए ये जो लाहौर अधिवेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं, इससे पहले देखें कि आपको इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन का नेहरू रिपोर्ट से कैसे तार जुड़ा हुआ है, अगर 1 साल में नहीं किया गया तो हम करेंगे, ऐसा था मानना। तो अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसमें यह तय किया गया, इसका अध्यक्षता पहले कौन किया, क्योंकि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, जवाहरलाल नेहरू। देखिए अब यहाँ समझिए कि जवाहरलाल नेहरू अब तक जो है अपने आप को काफ़ी एकदम विश्वसनीय बना चुके थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में काफ़ी अपना जगह बना चुके थे। इससे पहले जो है काफ़ी बहिष्कार जो हुआ था साइमन कमीशन का, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था जवाहरलाल नेहरू और आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब देखिए अध्यक्ष ये होते हैं, तो अध्यक्ष में लक्ष्य क्या बनाया जाता है, तो लक्ष्य को ये समझिए, ये लक्ष्य में 2-3 चीज़ें लक्ष्य, पहला ये लक्ष्य बनाया जाता है कि देखें कि हम लोग इससे पहले इरविन ने एक घोषणा पत्र लाया था जिसमें कहा गया कि हम गोलमेज सम्मेलन एक और करेंगे, उसमें अपना बात रखिएगा। इसने कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन को बहिष्कार करेंगे, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का लक्ष्य रखा गया, इसमें हम बहिष्कार करेंगे। दूसरा ये भी रखा गया कि हम अब पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे, हमारा लक्ष्य क्या होगा, पूर्ण स्वराज, ठीक है। ये पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य फर्स्ट बार इसमें आया कहाँ, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में दिसंबर में, तो ये रखा गया। दूसरा एक चीज़ और रखा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वो अब प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ करने के लिए हम देखते हैं कि 1930 में लगभग 2-3 महीना का टाइम देता है, फिर उसके बाद शुरू हो जाती है, यानी दांडी मार्च यात्रा शुरू होती है। तो अभी जो हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ही पढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के लिए यहाँ से तार जुड़ा हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर अधिवेशन से। इससे पहले भी हमने देखा कि 1928 में जो देखते हैं, देखिए इससे पहले भी हमने साइमन कमीशन के विरोध में ही वो शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि साइमन कमीशन का 1928 में जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में, तो वहीं से इसका तार जुड़ गया था कि हम 1 साल का टाइम देंगे, अगर फिर भी आपने नहीं रिपोर्ट को, नेहरू रिपोर्ट को शामिल कर पाएँ, नहीं कर पाएँ, तो हम आपको विशेष हमारा जो है
सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब यहाँ से समझिए, नेहरू साहब थे, ठीक है। अब ये सब कंडीशन इन्होंने कहा कि हाँ ये लक्ष्य हमारा, गोलमेज सम्मेलन हुआ, पूर्ण स्वराज हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी शुरुआत करेंगे। तो और एक चीज़ और कहा गया कि जैसा कि हम लोग देखें कि 1923-24 में चुनाव में भाग लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और कहीं कहीं जीते भी थे, अच्छी जीते भी थे। उसके बाद अब कहा गया कि हम जो चुनाव में जो है कोई भाग नहीं लेगा, ये इसमें दिशा निर्देश दिया गया लाहौर अधिवेशन में कि कोई भी चुनाव में भाग नहीं लेने के लिए आदेश दिया गया कि कोई भी चुनाव में भाग नहीं लेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भाग नहीं लेगा या कोई भी नहीं लेगा, ऐसा ये कहा गया। हम देखते हैं कि आपको 26 जनवरी 1930 लगभग एक महीना बाद, कभी कभी क्वेश्चन आता है, 1930 को पहली बार कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। प्रथम जो है आप कह सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया प्रथम, हम अगर बात करें तो। हालांकि दिसंबर में ही आपको लास्ट ये में होता है एक दिन के, लेकिन एक ये 26 जनवरी 1930 को जो है पूरी भारत में आपको जगह जगह पर स्वतंत्रता, गांव गांव में इसको ये किया गया। तो अंग्रेज़ लोग भी थोड़ा सा बौखला गए, ये लोग हमारे ऐसे मजाक बना रहे हैं, सब लोग अपने अपनी स्वतंत्रता मना रहे हैं, ऐसा इनको लगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब देखते हैं कि अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, उसको हम देखते हैं। ये तो हुआ पृष्ठभूमि, यहाँ से ऐसे ऐसे लाया गया। अब आगे हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो जहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, चलिए ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ऐसे समझिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कह सकते हैं कि नमक सत्याग्रह, ये एक तरह से नमक सत्याग्रह। देखिए सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है, सभी लोग अवज्ञा मतलब आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे। आज्ञा के पालन, जैसे असहयोग आंदोलन में हम लोग क्या किया कि ठीक है हम जो है अपना आपका हम चीज़ों हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, खुद अपना बनाएंगे, स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, बहिष्कार करेंगे आपको सामानों का, ये था। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या कि जिस पे जैसे टैक्स हो, नमक पे टैक्स लगाते थे, अब कहा कि टैक्स हम नहीं देंगे, हम खुद उसका बनाएंगे, मतलब नमक हम खुद बनाएंगे, हम टैक्स देने की हम आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं देखते हैं कि चौकीदारी व्यवस्था जो है वहाँ भी टैक्स दिया जाता है, बिहार में भी था, तो उन लोगों को भी कहा कि नहीं हमको नहीं देंगे। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिए कुछ गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग था, ठीक है। गांधी जी का कुछ मांग था, गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग। अब मांग क्या था उस पर विशेष में हम ना जाएंगे क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में देखना है, लेकिन विस्तृत रूप से ये समझिए कि गांधी जी का जो मांग था उसमें ये था कि जो नशीली दवाएं मिलती है, जो नशीली जो वस्तुएं मिलते हैं, दवा मिलते हैं, उस पर जो है बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। शराब पे भी जो मिलती है उसको भी कहा गया कि शराब जो है नशीली दवा है उसको भी हटा दिया जाए, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। आरक्षण के लिए देखिए आत्मरक्षा के लिए बंदूक का जो लाइसेंस है वो भारतीयों को भी दिया जाए। पहले भारतीयों को मना था तो वो कहा गया कि भारतीयों को भी लाइसेंस दिया जाए, ये भी उसमें रखा गया। नमक कर जो है उसको समाप्त कर दिया जाए, ये भी रखा गया। फिर ये रखा गया कि लगान दर है जो काफ़ी ज़्यादा था, वो कहा गया कि अब 50% तक कम कर दिया जाए, ये भी इनका मानना था। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें थी जो कि 11 सूत्रीय मांगों में थी, हम उस पर विशेष न जाएंगे, ठीक है। अब मांग रखा गया, इरविन को 15-20 दिन पहले नोटिफिकेशन टाइम भी दिया गया कि इस डेट तक हमको चाहिए। डेडलाइन भी इसने दिया, डेडलाइन ये दी है कि हम 31 जनवरी 1930 तक हमारी मांगों को अगर मानेंगे या रिजेक्ट करेंगे, हमें जवाब चाहिए। चाहे तो आप एक्सेप्ट कीजिए हमारी मांग को या तो फिर रिजेक्ट कीजिए, कुछ तो कीजिए। तो मांग को अगर एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, 31 जनवरी 1930 तक हमें चाहिए इसका जवाब। तो उसके बाद देखते हैं कि कोई जवाब नहीं आता है, कोई जवाब नहीं आता है तो गांधी जी फिर शुरू करते हैं अपना दांडी जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू होता है। तो देखिए क्वेश्चन आता है दांडी जो है मार्च कब से, ये देखते हैं। तो ये 12 मार्च से जो है वो 6 अप्रैल, ये बीच में ये
12 मार्च से 6 अप्रैल, लगभग आप कह सकते हैं कि 24 दिन का ये इनका ये होता है दांडी मार्च, जो नमक सत्याग्रह कर सकते हैं। तो ये कहाँ से शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आता है साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम थे जो गुजरात में है, वहाँ से शुरू करते हैं और दांडी की तरफ बढ़ते हैं। और इनके साथ में कितने व्यक्ति थे, तो 78 व्यक्ति थे। 78 सदस्यों को लेकर के ये आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब दांडी कब पहुँचते हैं उसको देखते हैं। ये 5 जो है अप्रैल को ये दांडी पहुँचते हैं, ठीक है। अब 6 अप्रैल जो है ये नमक जो है, नमक बनाकर कानून को तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं 6 अप्रैल को। अब इसके बाद देखिए कि 9 अप्रैल को पूरे देश से आह्वान भी करते हैं, पूरे देश से में जो भारतीय हैं उनको आह्वान करते हैं कि आप भी जो है इसको कानून को तोड़िए, यानी कि आप भी नमक बनाइए और कानून तोड़िए। तो जहाँ जहाँ जो समुद्री इलाके हैं वहाँ तो होती है, लेकिन बाकी जगह में जो क्षेत्र जहाँ पर नमक वैसा नहीं है, लेकिन सिर्फ तालाब जहाँ है वहीं पर जाकर, या छोटा सा नदी है वहीं जाकर के नमक नहीं भी बने, लेकिन एक परंपरा को लाते हैं लोग दिखाने के लिए कि हमने आपका कानून तोड़ा। तो सभी भारतीय जो लोग हैं वो 9 अप्रैल को आह्वान करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर फैल जाती है। देखिए इसके बाद लिंक थोड़ा सा देखते हैं। 14 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि फिर 4 मई को 1930 को गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ पर 14 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद ही देखते हैं कि जेल में चले जाते हैं। जेल में जाने के बाद 1 साल तक लगभग जेल में रहते हैं। तो जेल में रहने के बाद देखते हैं कि यरवदा जेल में इनसे जवाहरलाल नेहरू मुलाकात भी करते हैं जा कर के। देखिए इसी बीच देखते हैं कि बिहार में भी, बिहार से महत्वपूर्ण ये आ सकता है कि प्रथम 2 जिला जहाँ कौन था जो नमक जो है सत्याग्रह में भाग लिया था। तो प्रथम 2 जिला चंपारण है आपका, चंपारण और सारण, चंपारण और सारण ये प्रथम 2 जिला है। अब भागलपुर और सारण और मुंगेर भी ऐसा जिला है जो 3 है, जो कि चौकीदारी कर जो लगता था उसके विरोध में इसको वहाँ पर आंदोलन चला था, भागलपुर, सारण और मुंगेर में। चलिए आज तक यही। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे गोलमेज सम्मेलन, फिर आपको समझौता पढ़ेंगे, जो पूना समझौता है उसको पढ़ेंगे। तो आंदोलन की यही समझ लीजिए कि आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। ये वीडियो को फिर एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और हमें उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपको कहानी की तरह अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल देखिए दांडी मार्च से रिलेटेड ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपको आया हुआ है कि कहाँ से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, क्वेश्चन ये है। तो उसमें ऑप्शन में दांडी भी था जगह, तो दांडी मार्च लोग सोच रहे होंगे कि दांडी से ही शुरू हुआ, लेकिन नहीं, दांडी मार्च मतलब दांडी लास्ट डेस्टिनेशन था। शुरुआत कहाँ से हुआ, ये साबरमती आश्रम से। पहुंचना कहाँ था, दांडी पहुंचना था। और वो कितना किलोमीटर था वो भी है, आता है 240 किलोमीटर था। और इनको 240 किलोमीटर एक दिन में 10 किलोमीटर चलना पड़ा, यानी 24 दिन तक इनको चलना पड़ा था। शुरुआत कब हुआ ये भी हमने देखा, 12 मार्च से शुरुआत हुआ और 6 अप्रैल को कानून को तोड़ा, यानी नमक को बनाया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इसको एक बार लिंक करके अच्छा करेंगे तो हमें उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरी कोशिश यही है कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है कहाँ से, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं कि गांधी युग अगर बात करें 1915 के बाद, तो 1915 के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ा वो 1923 यानी कि स्वराज पार्टी के बाद हम बात करें तो आपको गांधी दास पैक्ट 1924 से पढ़ा। और कहाँ तक, तो हम लोग देखें कि 1930 का जो दांडी मार्च तक, यानी नमक सत्याग्रह या कहें सविनय अवज्ञा आंदोलन कहें, वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन देखेंगे। आगे और भी जो है कम्युनल अवार्ड है वो भी देखेंगे। और उसके बाद देखते हैं 1935 का आपको भारत शासन अधिनियम वो भी देखेंगे। प्रांतीय सरकार जो गठन होता है वो भी देखेंगे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना है। चलिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।